Hello, good morning students. Yes beta, our today's topic is bioreactor. आपको मालूम है हम क्या कर रहे थे? Recombinant DNA technology. What is the ultimate aim of this RDT? हमने क्यों करा था recombinant DNA technology? उसके पीछे कारण क्या था? The ultimate aim of the RDT is to produce desired protein. तो सिर्फ उस डिजायर्ड प्रोटीन के लिए ही आपने क्या कराया था? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी. तो सबसे पहली बात, अल्टीमेट एम ऑफ आरडीटी इज टू प्रोड्यूस व्हाट? प्रोटीन. और वो कैसा प्रोटीन? डिजायर्ड प्रोटीन. तो यही आपका अल्टीमेट एम था. इसीलिए हम क्या करा रहे थे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी करा रहे थे. इसके लिए आपने क्या शुरुआत करी थी? आपने सबसे पहले एक पायलट प्रोजेक्ट रन करा था. क्या करा था? पायलट प्रोजेक्ट. पायलट प्रोजेक्ट क्या होता है? जो आप प्रोडक्शन एक लार्ज स्केल में करने वाले हो, उसी को आप स्मॉल स्केल के अंदर जब लेबोरेटरी में करते हो तो उसको हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट. कोई भी प्रोजेक्ट सबसे पहले कैसे करा जाता है? पायलट. स्मॉल स्केल में उसको देखा जाता है कि इसमें क्या क्या फायदे, क्या क्या नुकसान, किस किस तरह के फैक्टर्स जो है इसमें अफेक्ट कर रहे हैं, वो फैक्टर्स आपके मीडिया को किस तरह से अफेक्ट कर सकते हैं, आपकी प्रोडक्ट को कैसे इफेक्ट करेंगे, वो सारी चीजें हम किसमें एनालाइज करते हैं? पायलट प्रोजेक्ट. तो पायलट प्रोजेक्ट हमने कहा करा था? रन इन लेबोरेटरी स्केल. अब आपकी शिफ्टिंग हो गई है कहां से? लेबोरेटरी स्केल से इंडस्ट्रियल स्केल में. अब वो प्रोजेक्ट जो आप चलाया था आपने अपने डिजायर्ड प्रोटीन के लिए, पायलट प्रोजेक्ट, अब वो क्या हो रहा है? अब वही पायलट प्रोजेक्ट अब कहां होगा? रन इंडस्ट्रियल स्केल. ओके, नाउ यू आर शिफ्ट टूवर्ड्स laboratory scale to the industrial scale. तो अब आप अपना डिजायर्ड प्रोटीन जो है इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर क्या करेंगे? प्रोड्यूस करेंगे. लेकिन जब भी हम कोई स्मॉल प्रोजेक्ट को रन करते हैं इंडस्ट्रियल स्केल में, तो उसमें क्या होती है? बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स या फैक्टर्स जो उसको अफेक्ट करते हैं, उनका भी हमें ध्यान रखना बहुत जरूरी है. तो इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर आप पेट्री डिश यूज में नहीं लेते हैं. लैब के अंदर हम क्या करते हैं? पेट्री डिश यूज में लेते हैं. और पेट्री डिश के अंदर क्या कराते हैं? कल्चर. जैसे स्मॉल पेट्री डिश है, इसके अंदर आप क्या कराओगे? कल्चर कराओगे. लेकिन इंडस्ट्रियल स्केल के अंदर हम क्या करते हैं? बड़े बड़े लार्ज वेसल्स को यूज करते हैं, जिन्हें हम क्या कहते हैं? बायो रिएक्टर. सो बायो रिएक्टर्स आर व्हाट? बायोरिएक्टर्स आर द फर्मेंटर्स और लार्ज कंटेनर्स. ठीक है ना? बहुत बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं, हैविंग ए कैपेसिटी ऑफ 100 to 1000 liters for the growth of the microorganisms to produce the desired product. Okay, so bioreactors are large vessels or container or fermenters having capacity of 100 to 1000 liter for growth of microorganism which changes raw material into desired product. जो भी आपकी नीड है वो into desired products are called
बायो रिएक्टर। ओके, तो इन बड़े बड़े वेसल्स को ही आप क्या कहते हो, बायो रिएक्टर। तो बायो रिएक्टर के अंदर अगर आप कोई भी आरडीटी चलाते हो, कोई भी अपना प्रोजेक्ट आप रन करते हो, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट की ग्रोथ को, उनको हम लेंगे। फैक्टर्स विच अफेक्ट growth of desired प्रोडक्ट। डिजायर्ड प्रोडक्ट आप जानते हैं क्या है, प्रोटीन। अब जब आपने रन कराया अपना जो भी है मटेरियल, रिकॉम्बिनेंट डीएनए किसके अंदर, फर्मेंटर के अंदर, लार्ज वेसल्स के अंदर, बायोरिएक्टर्स के अंदर, तो सबसे पहली प्रॉब्लम आपको एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना है, इनपुट में भी आउटपुट में भी। इनपुट मतलब जो भी अंदर आपने मीडिया लिया है, जो कल्चर आप कर रहे हो, चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो सॉलिड हो, उसके अंदर भी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करना है, रोकना है। और जो आप उसके अंदर क्या डालोगे, आउटपुट लोगे, उसके अंदर कोई दूसरा मटेरियल जो डाल रहे हो उसको भी आपको किसमें रखना है, एसेप्टिक कंडीशन। तो एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करना है इनपुट में भी और आउटपुट में भी। दैट इज द फर्स्ट utmost important. Maintain aseptic condition in input or output and output of बायो रिएक्टर। इनपुट के अंदर आप क्या ले रहे हो, वो जो आपने मीडिया लिया है, ठीक है, और आउटपुट में से जो भी आप कल्चर कराने के लिए डालोगे अपने माइक्रोब्स जो भी, उनकी एसेप्टिक कंडीशन को आपने मेंटेन करा। अदरवाइज कंटेमिनेशन अगर हो गया तो आपका पूरा प्रोडक्ट खराब हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, आपको क्या करना है, जितनी भी फिजिकल कंडीशंस हैं, चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो पीएच हो, चाहे वो प्रेशर हो, उन सब को क्या करना है, मेंटेन करना है, ठीक है ना। सो मेंटेन फिजिकल कंडीशन like conditions like टेम्परेचर। ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या है, पर्टिकुलर बैक्टीरिया की ग्रोथ के लिए जो भी आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसे आपको रखना है। आपको पीएच मेंटेन करना है, आपको उसके अंदर बफर इंक्लूड करना पड़ेगा, और वो बफर क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा। उसके अंदर आपको प्रेशर मेंटेन करना है, क्योंकि लगातार आप क्या करेंगे, बैक्टीरिया ग्रो करेंगे तो वो क्या करेंगे, प्रेशर भी प्रोड्यूस करेंगे, और वो प्रेशर की वजह से हो सकता है कि प्रॉब्लम आए। तो वहां पर अंदर एयर कितनी है कि नहीं है, ऑक्सीजन है कि नहीं है, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं, प्रेशर है, ऑक्सीजन है, एक्सेट्रा। बाय द यूज ऑफ सोफिस्टिकेटेड सेंसर्स इस तरह से लगे हुए होने चाहिए, जो आपको कल्चर जो बायोरिएक्टर के अंदर चल रहा है उसका पूरा डिटेल्स आपको देते जाएं कि अब इस टाइम ये हो रहा है, अब इस टाइम ये हो रहा है, ठीक है ना, वाया सोफिस्टिकेटेड इंस्ट्रूमेंट। Sensors. Next factor is heat is produced due to multiplication of the bacteria. That heat must be cooled down, otherwise it cause hindrance to the growth of bacteria. जितने ज्यादा बैक्टीरिया ग्रो करेंगे उतनी ज्यादा हीट का प्रोडक्शन होगा। ज्यादा हीट मीन्स टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर चेंज मीन्स बैक्टीरिया की क्या हो जाएगी, डेथ। आपको
आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो हमारा अल्टीमेट एम क्या होता है, टेम्परेचर को रेगुलेट रखना वाया फर्मेंटर के आसपास आप वाटर का मूवमेंट शुरू कर दे, जिससे कि वो क्या देगा, कूलिंग इफेक्ट। सो नेक्स्ट फैक्टर इज हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू multiplication of bacteria in large scale, which hinders the growth of desired product, which hinders the growth of desired product. This is solved through movement of water around the fermenter act as a cooling agent. Solved through movement of water around fermenter to produce cooling effect. आप इस तरह से टेम्परेचर को भी मेंटेन कर लेंगे और अपने प्रोडक्ट को भी मेंटेन कर लेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट होता है, जब इतना ज्यादा मल्टीप्लिकेशन हो रहा है माइक्रोब्स का, तो इसको क्या चाहिए, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट जो है वो ज्यादा चाहिए। सिंपल एजिटेशन मेथड जो है वो सफिशिएंट ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर पाएगा आपकी ग्रोथ को, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को फर्मेंटर के अंदर। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, या तो आप स्ट्रेड बायोरिएक्टर यूज करो जो घूमता रहेगा और एरेशन करता रहेगा, या फिर इसके अंदर आप स्पार्गर यूज कर सकते हैं। एक छोटी सी टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर जो है बहुत छोटे छोटे होल्स होंगे, वो छोटे छोटे होल्स क्या करेंगे, बबल्स प्रोड्यूस करेंगे। वो जो बबल्स हैं वो किसका काम करेंगे, एयरेशन का। तो स्मॉल बबल्स आर मोर प्रेफरेबल एज कंपेयर टू द लार्ज बबल, क्योंकि स्मॉल बबल के अंदर क्या होगा, सरफेस एरिया जो है ज्यादा मिल जाएगा किसका, एयर को माइक्रोब्स के पास पहुंचने के लिए, एज कंपेयर टू द लार्ज बबल्स। तो हम ऑक्सीजन सप्लाई के लिए क्या क्या यूज करेंगे, फॉर ऑक्सीजन टू द culture microbes in fermenter, first from agitator, that is not sufficient. यूज स्टिर्ड बायोरिएक्टर, जैसे ब्लेड्स होती हैं बीच में घूमती रहती है, उसके स्टिर्ड बायोरिएक्टर। जैसे ये है फर्मेंटर, तो इसके अंदर इस तरह से ब्लेड्स होती हैं, ये ब्लेड्स मूव करेंगी और अपने आप क्या मिल जाएगा, उसका एरेशन होगा और ऑक्सीजन। और बाय द यूज ऑफ स्पार्गर, स्पार्जर जो है दैट इज द स्मॉल ट्यूब, ट्यूब विद स्मॉल होल्स। तो इस तरह से ट्यूब होगी, इस ट्यूब के अंदर जगह जगह पर क्या होंगे, बहुत छोटे 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 पोर्स होंगे। तो इसमें से क्या होगा, एयर्स जो है, बबल्स जो है, एयर बबल्स, वो क्या होंगे, बाहर आएंगे। जितने स्मॉल एयर बबल होंगे उतना ज्यादा सरफेस एरिया क्या होगा, इंक्रीज।
आपका सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी क्या रहेगी कि अपने कल्चर मीडिया को आप क्या सप्लाई करो, ऑक्सीजन। ठीक है ना, किसके लिए? माइक्रोब्स के लिए, क्योंकि माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए। अगर सिर्फ सिंपल एजिटेटर से दोगे तो दैट इज नॉट सफिशिएंट। अगर आप स्टिल्ट से दे रहे हो तो उसको मिल जाएगी, लेकिन बेस्ट तरीका क्या रहेगा? आप स्पार्जर यूज कीजिए और स्पार्जर के थ्रू जो है स्मॉल पोर्स जो होंगे ट्यूब के, उस ट्यूब के पोर्स से एयर बबल्स जो हैं वो पूरे उसके बायोरिएक्टर के अंदर क्या प्रोवाइड करेंगे? ऑक्सीजन फॉर द ग्रोथ। तो ये कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो कंप्लीट होनी चाहिए, अदरवाइज हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें नहीं मिल पाएगा। तो हीट का, ऑक्सीजन का, टेम्परेचर का, मीडिया आप जो ले रहे हो वो न्यूट्रिएंट मीडिया, वो भी सफिशिएंट होना चाहिए। अब जब हम बायोरिएक्टर की बात करते हैं तो बायोरिएक्टर बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, एक क्लोज्ड और दूसरा ओपन। बायोरिएक्टर कितने टाइप के हो गए? टाइप्स ऑफ बायो रिएक्टर। पहला क्या है? क्लोज्ड, और दूसरा क्या है? ओपन। क्लोज के अंदर अगर आपने एक बैच में जितना भी सब्सटेंस उसके अंदर डाल दिया, मीडिया, माइक्रोब्स वगैरह सब, उसके बाद में आप क्या करोगे? बस खाली उसी प्रोडक्ट को लोगे, उसके ऊपर आप और एडिशन नहीं करोगे। आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट जो है एक ही बैच के अंदर क्या हो जाएगा? फिनिश हो जाएगा। फिर आप उस फर्मेंटर को खाली कर दोगे और फिर नेक्स्ट बैच के लिए उसको रेडी कर दोगे। दैट इज नोन एज द क्लोज्ड। व्हाइल इन केस ऑफ द ओपन, आप एक जगह से क्या कर रहे हो? इनपुट डाल रहे हो और दूसरी जगह से आउटपुट में प्रोडक्ट को ले रहे हो। तो इनपुट भी चल रहा है और आउटपुट भी चल रहा है और कल्चर कंटिन्यूअस होगा। और कल्चर जब कंटिन्यूअस होगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाती है? हाई। आप हमेशा उसको मेंटेन कर सकते हो कौन से फेज पर? एक्सपोनेंशियल फेज पर। तो एक्सपोनेंशियल फेज पे मेंटेन करने पर आपको ज्यादा कल्चर मिल सकता है एज कंपेयर टू द क्लोज्ड वन। तो क्लोज्ड और ओपन के बीच में जो मेजर डिफरेंस है, हियर ओनली सिंगल बैच of desired product is cultured। यहां पर क्या हो रहा है? दोनों इनपुट भी चल रहा है, आउटपुट भी। देयर इज ए कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ culture via input feeding and output extracting। दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोडक्शन ऑफ कल्चर। नाउ नेक्स्ट, हियर कंडीशन सेटअप्स आर नॉट चेंज। एक बार जो कंडीशन बन गई वो वही कंडीशन रहेगी, चेंज नहीं होगी। हियर condition setup will not changed। आपने एक बार जितना मीडिया डाल दिया और उस मीडिया के अंदर उतनी ही क्या होती रहेगी? अपने आप क्या होती रहेगी? ग्रोथ, वो चेंज नहीं होगी। लेकिन ओपन के अंदर क्या होगा? कंडीशंस आर चेंज्ड। कंडीशंस आर changed। You can add fresh media and microbes while drain out product from other side। आपने इसको क्या बोला है? ओपन मीडिया को आप क्या कह रहे हो? कंटिन्यूअस कह रहे हो। तो कंटिन्यूएशन के लिए क्या चाहिए? आप उसको मेंटेन रख रहे हो, आप ऐड भी कर रहे हो और उसमें से डिलीट भी करते जा रहे हो। ये काम आप एक साथ कंटिन्यूअस मीडियम के अंदर करोगे, दैट इज द ओपन। ये वाला जो है क्लोज्ड वाला, ये वाला कैसा मीडियम है? दैट इज द बैच कल्चर भी कहते हैं हम इसको। एक बार आपने जो बैच फेड कर दिया वही फिर आपका क्या है? प्रोडक्ट। इसके बाद में आप फर्मेंटर को क्या कर लोगे?
क्लीन। फर्मेंटर को आपने क्या कर लिया, क्लीन, और क्लीन करने के बाद में अब उसको आप रीयूज लोगे फॉर नेक्स्ट बैच। तो नेक्स्ट बैच के लिए हम उसको बाद में काम में लेंगे। ऑब्वियसली इस तरह की कंडीशंस के अंदर प्रोडक्टिविटी थोड़ी सी कम होती है, इतनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी नहीं बन पाती है, सो दे हैव लेस प्रोडक्टिविटी। व्हाइल इन केस ऑफ दिस वन कंटिन्यूअस कल्चर, जो कि ओपन टाइप है, जिसके अंदर आप एक साइड से फ्रेश मीडियम ऐड कर रहे हो और दूसरी साइड से ड्रेन कर रहे हो, आप इसके अंदर क्या करते हो, लैग फेज को मेंटेन कर सकते हो, एक्सपोनेंशियल फेज को मेंटेन कर सकते हो। यू मेंटेन द एक्सपोनेंशियल फेज, मेंटेन एक्सपोनेंशियल फेज which help in increase the culture, which help in increasing productivity. क्लियर? तो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि किसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है, क्लोज की ज्यादा है कि ओपन की। हमेशा ओपन की प्रोडक्टिविटी ज्यादा होती है, लेकिन आपके सिलेबस में जो दे रखे हैं, एक तो सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर एंड अदर वन इज द स्पार्ज स्टिर्ड बायोरिएक्टर। दो ही हैं आपके सिलेबस के अंदर एनसीईआरटी में, दैट इज ऑफ क्लोज टाइप। जो आपके जो हैं बायोरिएक्टर्स जो मेंशन कर रखे हैं, दो बायोरिएक्टर्स आपके एनसीईआरटी में मेंशन है। फर्स्ट, बोथ आर एक्चुअली व्हाट, स्टिर्ड बायोरिएक्टर। दोनों ही किसके अंदर आते हैं, दैट इज द स्टिर्ड बायोरिएक्टर। दिस इज अ फर्दर ऑफ टू टाइप। ये कितने टाइप के हैं, टू टाइप, जो आपके सिलेबस में है। ये किसका एग्जांपल है, स्टिर्ड बायोरिएक्टर? इट इज एन एग्जांपल ऑफ ओपन टाइप, दिस क्लोज टाइप, एग्जांपल ऑफ क्लोज्ड बायोरिएक्टर। किसका एग्जांपल है ये? क्लोज्ड बायोरिएक्टर का एग्जांपल है। टू टाइप के हैं, पहला सिंपल स्टिर्ड bioreactor, another one is the sparged stirred bioreactor. Sparged stirred bioreactor। हालांकि प्रोडक्टिविटी कंटिन्यूअस की ज्यादा होती है, लेकिन फिर भी हम सबसे ज्यादा कॉमनली अगर यूज में लेते हैं तो वो कौन से वाले बायोरिएक्टर्स होते हैं, दैट वन इज द क्लोज्ड। तो क्लोज्ड और बैच बायोरिएक्टर दे आर मोस्ट कॉमन इन यूज, कॉमनली यूज्ड। इस चीज का याद रखना। और यही इसी के एग्जांपल्स आपकी एनसीईआरटी जो दो बायोरिएक्टर की जिन्होंने पिक्चर भी मेंशन करी है, वो कौन से वाले हैं, दैट इज द क्लोज्ड बायोरिएक्टर। ठीक है, तो क्लोज्ड बायोरिएक्टर ज्यादा यूज में लेते हैं हम एज कंपेयर टू द ओपन, लेकिन ओपन की प्रोडक्टिविटी क्या होती है, ज्यादा। तो अब हम लेंगे सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर एंड द स्पार्ज्ड स्टिर्ड बायोरिएक्टर, और इन दोनों को वाया पिक्चर, वाया डायग्राम कि इनके बीच में क्या क्या डिफरेंसेस हैं उनको लेके करते हैं। ओके बेटा? यस, फर्स्ट टाइप ऑफ बायोरिएक्टर इज सिंपल स्टिर्ड bioreactor. Okay, this is the first one. This bioreactor have a special property, and that property is curved surface. Which type of surface? Curved surface. कैसा surface है ये? Curved surface. For mixing of the content, easy mixing of the content, easy mixing of content. Okay, इसके बीच में सेंटर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इम्पेलर। ये है बीच वाली रॉड, और इस रॉड से क्या है, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर जो है वो अटैच्ड होते हैं। This rod is attached with some kind of motor. ये क्या है, एक मोटर है। इस मोटर के ऊपर हमने एक क्या कर रखी है, वॉच लगा रखी है, जो प्रेशर का एनालिसिस करेगी कि इसके अंदर कैसा प्रेशर है और इस मोटर को कौन सी स्पीड पे रन करना चाहिए।
ठीक है। सो दिस इज अ टाइप ऑफ डिजिटल वॉच, ठीक है ना। ओके, यहां पर ये हो गया आपका बायो रिएक्टर। बायो रिएक्टर के अंदर जब भी हम बायो रिएक्टर देखते हैं तो सबसे पहले ऊपर की साइड में मिक्स होता है तो क्या बनता है, फोम का फॉर्मेशन होता है। किसका फॉर्मेशन होगा, फोम का। यहाँ पर क्या बनेगा, ये जब भी हम मिक्स करेंगे तो एक स्ट्रक्चर बन जाता है, झाग जैसा स्ट्रक्चर बनता है, दैट इज नोन एज द फोम। इस फोम को ब्रेक करने के लिए यहां पर क्या प्रेजेंट है, फोम ब्रेकर। ये क्या है, दिस इज व्हाट, फोम ब्रेकर। ये मूव करेगा और फोम को क्या कर देगा, ब्रेक कर देगा, जिससे सरफेस एरिया वापस क्या रह जाए, मेंटेन रह जाए, ठीक है। अब इसके अंदर नीचे की साइड में इस तरह से फ्लैट ब्लेड इम्पेलर प्रेजेंट होते हैं। दिस इज व्हाट, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। रोटेशन का काम करेंगे, एजिटेटर का काम करेंगे, ताकि अंदर जो है मिक्सिंग प्रॉपरली हो। तो ये किसका काम कर रहे हैं, ये एजिटेटर का काम कर रहे हैं, ताकि मिक्सिंग जो है अंदर माइक्रोब्स की और न्यूट्रिएंट्स की क्या हो, अच्छी हो, और एक जगह पर टेम्परेचर रेज ना करके सब जगह पर यूनिफॉर्म जो है इनको क्या मिले, न्यूट्रिएंट मिले। इसके लिए क्या है, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। ऐसे फ्लैट ब्लेड इम्पेलर एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, हो सकती है इनके अंदर 2 ब्लेड हो, और ये भी हो सकता है कि इनके अंदर 2 से ज्यादा ब्लेड, 6 ब्लेड हो, ठीक है ना। ये डिपेंड करता है पर्टिकुलर बायो रिएक्टर के अंदर। लास्ट रीजन के अंदर हम क्या करेंगे, स्टेराइल एयर को डालेंगे। स्टेराइल एयर मींस एसेप्टिक कंडीशन को मेंटेन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, स्टेराइल एयर को इंट्रोड्यूस करेंगे। इंट्रोड्यूस स्टेराइल एयर। तो एयर यहां से जाएगी और वो इम्पेलर्स को क्या करेगा, रोटेट करेगा। यहां पर आपने क्या बना रखे हैं, छोटे छोटे पोर्ट बना रखे हैं। ये पोर्ट क्या करते हैं बेटा, ये टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं, ठीक है। जैसे ये वाला पोर्ट हो गया, दिस पोर्ट, दिस इज पोर्ट, जिससे आप सैंपल को भी ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल दिस वन इज द सैंपल पोर्ट, this one is the pH port and this one is the temperature। एक टेम्परेचर का और बना देते हैं, टेम्परेचर port। this one is the steam sterilization, ओके। इसके अंदर क्या भरा हुआ है, ब्रॉथ। जो मीडिया होता है उसको हम क्या कहते हैं, ब्रॉथ। सो दिस इज ब्रॉथ विच इज नोन एज द मीडिया विच इज स्टेराइल। तो आप देखिए इस तरह से इसके अंदर क्या हो रहा है, कल्चर हो रहा है, किसका, माइक्रोब्स का। तो जब हम स्टिल्ड, सिंपल स्टिल्ड बायो रिएक्टर देखते हैं तो सिंपल स्टिल्ड बायो रिएक्टर के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है एजिटेटर। ये जो आपको नजर आ रही है रॉड लाइक स्ट्रक्चर, दिस इज व्हाट, दिस इज एजिटेटर। ये रहा एजिटेटर, और जिसके अंदर क्या है, फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। और यही फ्लैट ब्लेड इम्पेलर जो है मिक्सिंग का काम करेंगे। जितनी अच्छी मिक्सिंग होगी उतना टेम्परेचर भी कांस्टेंट रहेगा, पीएच भी कांस्टेंट रहेगा, सारी चीजें, क्योंकि मिक्सिंग प्रॉपरली हो रही है तो ग्रोथ भी प्रॉपरली होगी। तो एक जगह पर इस तरह से जो मीडिया को खराब कर सके उस तरह के माइक्रोब्स का कल्चर नहीं हो पाएगा। ओके, फोम ब्रेकर यहाँ पर आपको दिख रहा है फोम का। यहाँ पर सैंपल पोर्ट है, इधर से आप सैंपल जो भी है एनालाइज कर सकते हैं कि आपका जो ग्रोथ हो रही है माइक्रोब्स की वो प्रॉपरली हो रही है, उसके अंदर कोई कंटैमिनेशन या कोई ग्रोथ हिंड्रेंस जो है वो तो नहीं आ गया है। यहाँ पर पीएच पोर्ट है जो पीएच को मेंटेन देखेगा।
टेम्परेचर पोर्ट है तो वहां से आप कुछ सैंपल लेके टेम्परेचर का एनालाइज कर सकते हो। स्टीम स्टरलाइजेशन, स्टीम यहाँ पर जा रही है, स्टराइल स्टीम, ताकि अंदर एसेप्टिक कंडीशन क्या रहे, बनी रहे। यहाँ पर भी स्टराइल एयर जो है उसका क्या दिया गया है, इंट्रोडक्शन। फ्लैट ब्लेड जो है उसको ज्यादा अच्छी तरह से क्या करेंगे, रोटेट। ये मोटर जो है एक पर्टिकुलर उसके अंदर क्या कहते हैं, प्रेशर और उसमें मेंटेन रहेगी, कांस्टेंट जो है इसका मूवेबिलिटी रहेगी। वो सारी चीजें आप किसके अंदर देख रहे हो, सिंपल स्टिर्ड। इसका सरफेस जो है वो कर्व्ड सरफेस है ताकि इजीली क्या हो, मिक्सिंग हो। तो यहाँ पर अगर हम एक इम्पैनर को यूज करते हैं, एक रॉड को यूज करते हैं, एक ब्लेड को यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए, स्टीयरिंग के लिए, तब आप उसको क्या कहते हो, सिंपल स्टिर्ड बायोरिएक्टर। दिस इज व्हाट ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ व्हाट, क्लोज सिस्टम। तो आपके दोनों एग्जाम्पल क्लोज सिस्टम के ही हैं। अब दूसरा वाला जो है दैट इज नोन एज सिंपल की जगह आप क्या लिख दोगे, स्पार्ज्ड स्टिर्ड, स्पार्ज्ड स्टिर्ड बायो रिएक्टर। यहां पर आपने इस सरफेस को क्या ले लिया है, फ्लैट। लगभग सेम इसी तरह की कंडीशन इसके अंदर रहती है, लेकिन सरफेस जो है वो क्या होगा, फ्लैट। सबसे इंपॉर्टेंट, दिस इज द फ्लैट सरफेस। इसकी अलग प्रॉपर्टी है, इसकी अलग प्रॉपर्टी है। जिस कल्चर को आप करना चाहते हो उसी के अकॉर्डिंग हर कल्चर के लिए हम डिफरेंट बायोरिएक्टर्स का यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू द चॉइस। इसके अंदर भी क्या प्रेजेंट होता है, एजिटेशन जो हो रहा है, स्पार्जिंग। यहाँ पर एक वर्ड आया है स्पार्ज। स्पार्ज मतलब एक ट्यूब के अंदर, एक आपने ट्यूब ली है, उसमें आप स्मॉल छोटे छोटे क्या कर दोगे, होल्स। उन होल्स से प्रेशर से जो है वो क्या होगी, एयर जो है वो निकलेगी। ठीक है ना। यहाँ पर मोटर यहाँ पर थी, यहाँ पर एयर के लिए क्या दिया जाएगा, प्रेशर दिया जाएगा, और एयर स्पार्ज होके क्या करेगी, इसके अंदर रोटेट। तो फर्स्ट जो है इसके अंदर क्या प्रेजेंट होगा, एक सिंपल सी रॉड लाइक स्ट्रक्चर तो है ही, जिसके अंदर खुद के अंदर क्या है, ये इस तरह से रॉड लाइक इम्पेलर, ठीक है ना, ये इस तरह से रोटेट कर रहा है। दिस इज व्हाट, रॉड, ठीक है ना। ये इसका क्या है, इम्पेलर, ये मूव करेगा। यहां पर नीचे की साइड में बेस में से एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिया जाएगा, और इस ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर के अंदर एयर जो है वो पास आउट करी जाएगी, और एयर जो है वो छोटे छोटे होल्स में से क्या होगी, बाहर की साइड में इस तरह से क्या कर रही है, मूव कर रही है। ये क्या कर रही है, मूव कर रही है। और पूरे सरफेस के अंदर ये एयर क्या करेगी, मूव करेगी और क्या करेगी, मिक्सिंग। तो एयर कहां से निकल रही है, इस स्पार्ज, ये क्या है, स्मॉल होल्स प्रोड्यूस एयर, और वो भी कैसे कर रहे हैं, प्रेशर के अंदर। तो प्रेशर के अंदर जो आ रही है इसी को क्या कहा गया है, स्पार्ज्ड। ठीक है। और ये इंपेलर जो है क्या करेगा, मूव करेगा। जब ये एयर अंदर की साइड में जाएगी और आपके मीडिया को रोटेट करेगी, माइक्रोब्स को जो है ये क्या करेगी, मिक्स करेगी, तो ध्यान रखना इसका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा हो जाए। फॉर एग्जांपल हमने ये लिया, ये एक एयर बबल है। इस एयर बबल के अंदर यहाँ पर क्या हो गया, सरफेस एरिया जो है एयर का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जब कोई एयर एक बबल से पास होती है तो उसका सरफेस एरिया क्या हो जाता है, इंक्रीज। अब इतने बड़े लार्ज सरफेस एरिया को मिलेगा अगर माइक्रोब्स को कल्चर के लिए, तो क्या होगा, उसकी ग्रोथ और भी अच्छी होगी। तो लार्ज सरफेस एरिया मिल रहा है, यही कारण है कि एयर हम सिंपली भी दे सकते थे, लेकिन हमने एयर स्पार्ज करके दी है ताकि बबल्स जो जाएंगे उसको क्या कर देंगे, सरफेस एरिया को क्या कर देंगे, इंक्रीज। जब ये बबल्स यहाँ पर गए तो यहाँ पर इन्होंने क्या करा है, इस तरह से इस एरिया को भी क्या बना दिया, कर्व। जब इन्होंने कर्व बना दिया तो कर्व बनाने के बाद में क्या हुआ, जैसे ही ये एयर बाहर की साइड में निकली, निकलते ही ये एयर वापस क्या हो जाएगी अंदर, क्योंकि कर्व सरफेस है तो ऊपर की साइड में नहीं जाएगी, वो हो जाएगी यहाँ पर ट्रैप। जब ये ट्रैप हो गई और ये दोनों एरिया, ये वाले इसके साइड वाले दोनों एरिया ने इसको और ज्यादा इस तरह से कर लिया, तो ये जो एयर ट्रैप हुई है इसी को क्या कहते हैं, एयर एंट्रेनमेंट।
तो एयर एंट्रेनमेंट इज नथिंग बट द एयर ट्रैपिंग। तो जितनी ज्यादा एयर ट्रैप होगी उतना ज्यादा सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। तो ये क्या हो रहा है, अंदर की साइड में जो एयर यहां से निकली, यहां से मूव होके बाहर आई, बाहर आके ऊपर भी क्या था, एरिया जो था इसका क्लोज है ये पूरा का पूरा। तो ये एयर क्या करेगी, इस तरह से इन दोनों कर्व्स के बीच में आ जाएगी, ट्रैप हो जाएगी, और ट्रैप होने के बाद में वापस इसके अंदर आ गई। आपने जो एयर रिलीज करी थी वो भी उसके अंदर क्या कर रही है, मूव कर रही है। दिस इज नोन एज द एयर एंट्रेनमेंट। इसको क्या कहेंगे अपन, एयर एंट्रेनमेंट। तो एयर एंट्रेनमेंट से सरफेस एरिया क्या हो गया है, इंक्रीज। यहां पर स्पार्ज प्रोसेस ने दो जगह सरफेस एरिया को इंक्रीज करा। पहला, प्रेशर के साथ में क्या हो रही है, यहां पर एयर जा रही है, सरफेस एरिया उसका बड़ा, माइक्रोब्स उससे एयर लेंगे, ऑक्सीजन ज्यादा लेंगे, ऑक्सीजन। तो इस तरह का कल्चर जिसमें ज्यादा ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, वहां पर हम प्रिफर करते हैं स्पार्ज स्टिर्ड बायोरिएक्टर को एज कंपेयर टू द सिंपल स्टिर्ड, क्योंकि सिंपल स्टिर्ड में कम ऑक्सीजन में भी माइक्रोब्स इजीली ग्रो कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ता है कि कौन सा माइक्रोब कौन से कल्चर के लिए सुटेबल है। जिसको ऑक्सीजन की नीड ज्यादा है उसका कल्चर हम किसके अंदर कर रहे हैं, स्पार्ज के अंदर। स्पार्ज से एयर का सरफेस एरिया इंक्रीज हुआ, ऊपर कर्व सरफेस से ये वापस एयर जो है अंदर की साइड में एंट्रैप हो रही है, और उसी को आपने क्या कहा है, एयर एंट्रेनमेंट। तो ये भी क्या कर रहा है, स्टीयरिंग के अंदर क्या कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो दोनों ही बेसिकली स्टीयरिंग बायोरिएक्टर का ही एग्जांपल है। दिस वन इज द सिंपल वन एंड दिस वन इज द स्पार्ज। बोर्ड के अंदर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हमेशा पूछा गया है कि कौन सा रिएक्टर है, दोनों ही एक ही के एग्जांपल है। तो आपको क्लियर हो गया होगा आई थिंक, सिंपल कौन सा है और स्पार्ज कौन सा है। यस, अब आप देखिए आपका बायोरिएक्टर्स में प्रोडक्ट तैयार हो चुका है। अब जब ये बायोरिएक्टर में प्रोडक्ट तैयार हो जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, इसकी डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग बेसिकली है क्या, आपने क्या करा था, लैब में डिजायर्ड डीएनए सेगमेंट के साथ में उसको क्या कराया था, कल्चर कराया था। कल्चर किसमें कराया, आपने बायोरिएक्टर के अंदर। लेकिन उससे पहले आपने उसके पर्टिकुलर जीन का एक्सप्रेशन हुआ है, प्रोटीन का, वो आपने शुरुआत में किसमें देखा था, लैब में। तो जब तक एक डिजायर्ड फ्रेगमेंट सेपरेट अपना प्रोटीन जो है बना रहा है, उससे पहले वाले जितने भी स्टेप आपने करे थे, सारे स्टेप, चाहे वो क्लोनिंग का स्टेप हो, चाहे सेपरेशन का स्टेप हो, चाहे जीन के एक्सप्रेशन का स्टेप हो, वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, दैट इज द बायोसिंथेटिक। यानी कि जब तक आपका बायोरिएक्टर के अंदर जो चल रहा है प्रोसेस, दिस इज वन इज द व्हाट, बायोरिएक्टर। तो बायोरिएक्टर के अंदर क्या हो रहा है, जीन अपने आप को क्या कर रही है, एक्सप्रेस कर रही है। एक्सप्रेस करने के बाद वो क्या बना रही है, प्रोटीन बना रही है। प्रोटीन बनाने के लिए आपने उसको क्या करा है, लिया है, कल्चर कराया है। ये सारा प्रोसेस जो आपके बायोरिएक्टर में चल रहा था, दैट इज द बायोसिंथेटिक प्रोसेस। क्या कहेंगे हम इसको, बायोसिंथेटिक प्रोसेस। दिस वन इज बायोसिंथेटिक प्रोसेस। और यही बायोसिंथेटिक प्रोसेस क्या कहलाता है, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। और अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जितने भी पहले वाले सारे स्टेप, इवन जो भी हुआ था उस पर्टिकुलर बायोरिएक्टर के अंदर प्रोटीन एक्सप्रेस करने से पहले जो भी सारा वर्क कर रहा था, वो सारा का सारा क्या था, अपस्ट्रीमिंग प्रोसेस। तो जैसे ही बायोरिएक्टर में से आपको प्रोडक्ट, आपने क्या करा, ड्रेन कर लिया, ये आपका प्रोडक्ट है, ठीक है ना, ये आपका प्रोडक्ट मिला है। इस प्रोडक्ट के अंदर आपका डिजायर्ड प्रोडक्ट भी है और माइक्रोब्स भी है। अब आप इसको एज सच तो यूज में नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि इसके अंदर हो सकता है कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो एलर्जी कॉज कर दें, कुछ ऐसे सब्सटेंस हो जो ऑटो इम्यून सिस्टम को क्या करते हैं, एक्टिवेट कर दें। तो बहुत सारे जो है आपको टॉक्सिन्स भी हो सकती हैं, वो डिजीज कॉज कर दें। तो यहां पर जो प्रोडक्ट बना है दैट इज नॉट यूज डायरेक्टली। कुछ भी बना हो, सपोज करो आपने इंसुलिन बनाया था, या आप कह सकते हो कि आपने ग्रोथ हार्मोन बनाया, या आप कह सकते हो आपने स्ट्रेप्टोकाइनेज बनाया। तो जो भी आप बना रहे हो वो जो है डायरेक्टली यूज में नहीं लिया जाएगा।
नॉट यूज्ड डायरेक्टली, नॉट यूज्ड डायरेक्टली। अब इसकी क्या होगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो जैसे ही अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग, बायोसिंथेटिक प्रोसेस खत्म होता है, उसके बाद स्टार्ट होता है आपका डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग। तो डाउन स्ट्रीमिंग प्रोसेसिंग के अंदर सबसे पहले आप क्या करोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा, दैट प्रोडक्ट इज शुड बी सेपरेट। तो पहला काम आपने क्या करा है, सेपरेशन। फर्स्ट स्टेप्स ऑफ डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, पहला आप क्या करोगे, इसके अंदर सेपरेशन करोगे। जब आप उसको सेपरेट करोगे, अभी भी आप डायरेक्टली उसको ऐसे तो नहीं पैक करके दे दोगे, अभी आप उसको क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेज में उसका प्यूरिफिकेशन करोगे, दैट इज नोन एज प्यूरिफिकेशन। आप उसको प्यूरिफाई करोगे, उसमें से जितने भी सब्सटेंस जो यूजेबल नहीं है उनको आप हटाओगे, चाहे बैक्टीरिया की वॉल होगी, सेल वॉल या कुछ भी उसका इस तरह का मटेरियल होगा, उन सबको आप डिस्कार्ड करोगे। जब आप उसको प्यूरिफाई कर लोगे, तो प्यूरिफाई करने के बाद में आप उसका क्या करोगे, क्लिनिकल ट्रायल लोगे कि पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर इसके कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है। आपने क्या करा, उसको दूसरे जो एनिमल्स हैं उन एनिमल्स के अंदर आपने उसकी चेकिंग करी है, दैट इज नोन एज द क्लिनिकल ट्रायल। आपने उसकी क्या कराई, क्लिनिकल ट्रायल। तो क्लिनिकल ट्रायल के बाद में आपको पता चलेगा कि इसके ये सेफ्टी मेजर्स जो है नहीं है, आप उसके अंदर क्या ऐड करोगे, सेफ्टी मेजर्स ऐड करोगे, उसकी क्वालिटी को क्या करोगे, कंट्रोल करोगे, ठीक है ना। तो सेफ्टी मेजर और क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट करोगे आप। सेफ्टी मेजर, सेफ्टी मेजर एंड क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट। हमेशा ध्यान रखना, हर प्रोडक्ट का क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट क्या होता है, वेरी करता है, सबके लिए सेम क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट नहीं होगा, ठीक है। टेस्ट वेरी विद प्रोडक्ट्स। तो आपने क्या करा दिया, उसका क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट कराया, उसका सेफ्टी एनालिसिस कराया कि वो सेफ तो नहीं है, ठीक है। तो अगर आप इसको कराने के बाद में, एक तो आपने क्लिनिकल ट्रायल लिया, प्यूरिफिकेशन के बाद में आपको अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं, आपको कुछ ड्रॉबैक नजर आए, उसका फर्दर आपने क्या करा, सेफ्टी मेजर्स चेक करके, क्वालिटी कंट्रोल ऐड करके आप इसके बाद में भी क्या कराओगे, एक स्मॉल क्लिनिकल ट्रायल। आप इसमें सक्सेसफुल हो जाते हैं, अब आप उसके अंदर क्या ऐड करेंगे, प्रिजर्वेटिव, क्योंकि ऑब्वियसली जो भी प्रोटीन आपने बनाया है एक कंडीशन के अंदर बनाया था, कंट्रोल टेम्परेचर वगैरह सबके अंदर, तो आपको उसके लिए उसमें क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्वेटिव्स को भी ऐड करना पड़ेगा, ताकि वो एक लॉन्ग टाइम के लिए क्या हो सके, स्टोर रह सके। तो आपने क्या कराया, उसका प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन दैट इज वाया एडिंग प्रिजर्वेटिव। जब आप उसमें प्रिजर्वेटिव ऐड कर दोगे, तो ऐड करने के बाद में अब आप उसको मार्केट के अंदर क्या कर सकते हैं, सप्लाई कर सकते हैं, ताकि जो भी डिजायर्ड नीड वाला जो पर्सन है उसको वो मिल सके। तो अब इसको आप क्या करोगे, मार्केटिंग करोगे। तो ये जितने भी स्टेप हैं, जहां से आपको प्रोडक्ट मिला और जहां तक आपने मार्केटिंग करी, क्या कहलाएगी, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग इज टुक प्लेस आफ्टर फर्मेंटेशन और आफ्टर बायोरिएक्टर रिएक्शन, in which separation, purification, clinical trials, safety measures, quality control test vary with the product, clinical trials again, and preservative adding, okay, and then marketing. They all are what, downstream processing. लेकिन इससे पहले वाला सारा का सारा जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस था वो क्या कहलाएगा, अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। क्लियर। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, पहले भी आया था इसमें कि भाई सेपरेशन है, प्यूरिफिकेशन है, एक्सप्रेशन है और क्या कहते हैं, प्रिजर्वेशन है, ये किसके स्टेप हैं, बट पूछा गया था कौन सा स्टेप नहीं है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग का। तो एक्सप्रेशन ऑफ द जीन इज नॉट द स्टेप ऑफ द डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं नीट के अंदर आते हैं। तो प्लीज हर टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ओके।
हर एक को बहुत कॉन्सेप्ट क्लियरेंस के साथ में आपको पढ़ना है। आई थिंक आपका ये डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग क्लियर हो चुका होगा। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।